ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार की राजनीति में आज नमक हराम शब्द काफी ट्रेंडिंग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसे नमक हराम और बेईमान कहा है, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। रायबरेली में राहुल गांधी और योगी के मंत्री की बहस आज काफी वायरल है। दिनेश प्रताप सिंह राहुल को तलखी दिखाकर कहां निशाना साध रहे हैं, आज इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। आज हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो बनी है देश के अन्नदाता की आवाज। खाद की किल्लत पर दिखाई गई भारत की बात वाली रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। किसानों का खाद संकट अब खत्म होने वाला है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट अपमान कथा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात उस सोच की करेंगे जिस पर बिहार की सियासत में धर्म की राजनीति वाला घमासान शुरू हो गया है। इस घमासान के केंद्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान है। बिहार के चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह लगातार धार्मिक राजनीति को चिंगारी देने वाले बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं के लिए झटका मीट खाने की पैरवी की। अब बिहार के बेगूसराय में उन्होंने एनडीए को वोट न देने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद होना लाजमी है। गिरिराज सिंह के बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला, तो जवाब मिला हाँ। मैंने पूछा हिंदू मुसलमान हुआ, तो जवाब मिला नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया, तो जवाब मिला हाँ। मैंने कहा जरा खुदा की कसम खाइए, तो जवाब मिला नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी क्या? जवाब मिला नहीं। हमने गाली दी थी क्या? जवाब मिला नहीं। अगर तुम किसी की मदद करो और वो बेईमान हो जाए तो उसे नमक हराम ही कहते हो ना। एक सीधे साधे आदमी ने कहा कि मौलवी साहब ने वोट देने से मना कर दिया था, फतवा जारी कर दिया था। मौलवी साहब, अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। आपको बिहार के बेगूसराय में दिया गया गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। इसके बाद इस सोच के विश्लेषण को विस्तार देंगे। 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला, आयुष्मान? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया, तो कहा हाँ। कहा जरा खुदा का कसम खाइए, तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था, तो नहीं। हमने गाली दिया था, तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छहो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। मैंने कहा मोदी जी ने गाली नहीं दिया, हमने गाली नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दिया, तो आखिर वोट क्यों नहीं? एक बगल में बाद में सीधा साधा आदमी था, उसने कहा मैं तो वोट देना चाहता था लेकिन मौलवी साहब ने मना कर दिया, फतवा जारी किया। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या गिरिराज सिंह की तरफ से धर्म को आधार पर वोटरों को बांटने वाला बयान देना सही है? वैसे सवाल तो और भी हैं, जैसे क्या देश का एक भी मुसलमान बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं देता? किसे वोट देना है किसे नहीं, ये हर नागरिक का निजी अधिकार है। तो क्या सरकार वोट के आधार पर जनता से भेदभाव करेगी? क्या एक नागरिक के तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला अगर सत्ता में बैठी पार्टी को वोट नहीं देता तो उसे नमक हराम बेईमान कहा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या गिरिराज सिंह मंदिर मस्जिद और मुसलमान वाले बयान देकर
बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का कार्ड चल रहा है। क्या मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गिरिराज सिंह हिंदू वोटों की राजनीति को साध रहे हैं? क्योंकि बिहार का विपक्ष लगातार मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद में जुटा है। इसकी एक बानगी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीर पेश कर रही है। लालू यादव ने उर्स के मौके पर पटना हाईकोर्ट की दरगाह में चादर चढ़ाई, दरगाह में मत्था टेक कर अमन की दुआ मांगी है। इससे एक दिन पहले एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट को बिखरने से रोकने के लिए आरजेडी को गठबंधन के लिए मनाने का अनूठा तरीका निकाला। बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राबड़ी देवी के आवास तक मार्च निकाला। बैनर, पोस्टर और ढोल की आवाज के साथ ये मार्च निकाला गया। एआईएमआईएम ने कहा कि सेकुलर वोटों को बिखराव से रोकने के लिए हमारी पहल है। तो बिहार में हिंदू मुस्लिम वोटों की जोर आजमाइश हो रही है। इस बीच गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू भड़क उठी है, क्योंकि जेडीयू चुनावों में मुसलमानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। वैसे भी वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद से माना जा रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार जेडीयू की मेहरबानी और बैसाखी पर टिकी हुई है। गिरिराज सिंह गठबंधन धर्म का पालन करें, उन्माद फैलाने की इजाजत किसी को नहीं। अगर इसी तरह बोलते रहे तो जेडीयू बड़ा कदम उठा सकती है। सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। गठबंधन के सहयोगी ही नहीं, खुद बीजेपी के नेता और पार्टी का मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन भी इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयानों से बचने की अपील की है। माननीय मंत्री गिरिराज जी को समाचार पत्र में बने रहने की आदत है। भाजपा की सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार केंद्र में जो बनी हुई है हमारी मेहरबानी पर बैसाखी पर टिकी हुई है। ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। केंद्र में आपके दम पर सरकार चल रही, इसका क्या मतलब है ही तो, इसमें कोई दो राय है क्या? अगर बयानबाजी होती रही तो क्या जदयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है? सोचना तो पड़ेगा ही ना। हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं, हम लोग अगड़े और पिछड़े के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं है। कुछ हमारे नेताओं के बयान आ जाते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़कर नहीं चलना है। अब गिरिराज सिंह को कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को मुसलमानों का 12% वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को 5% वोट मिला। यहां मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से जुड़ा सीएसडीएस का एक आंकड़ा गिरिराज सिंह को दिखाना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 8% रहा। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी को 9% मुसलमानों के वोट मिले। तो क्या अब बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो गिरिराज सिंह जी, आपको पता है मार्च 2025 में बीजेपी ने मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी पहल की शुरुआत की थी। गिरिराज जी, क्या आपको यह पता है कि अप्रैल 2025 में बीजेपी ने बिहार समेत पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए वक्फ चेतना अभियान की शुरुआत की थी? गिरिराज जी, क्या आपको यह पता है कि सितंबर 2022 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद का दौरा किया था? यही नहीं, क्या गिरिराज सिंह, आपको यह पता है कि सितंबर 2022 में ही मोहन भागवत ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी? शायद आपको अपनी पार्टी के इन कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी नहीं है। अगर होती तो शायद आप ऐसा बयान नहीं देते जो आपने दिया है। आरजेडी ने तो सीधे गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करने और मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर डाली है। अच्छा, तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ,
ओकरा नमक हरामे न कहबो। देखिए, गिरिराज जी का जो विचार है ये पूरी तरह से देश के अंदर माहौल खराब करने और बिहार की राजनीति में एजेंडा सेट करने का विचार है। ऐसे भाषा पर तुरंत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें। ये बयान देश में आग लगाने वाला है, ये बयान बिहार में मारामारी कराने वाला है, ये बयान उन्माद फैलाने वाला है। क्या मुस्लिम भाई जो हैं हमारे इस देश के भाग नहीं है? हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पिछले कुछ दिनों से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा सुर्खियों में है। दिनेश प्रताप सिंह के सुर्खियों में आने की वजह राहुल गांधी का 2 दिन का रायबरेली का दौरा था। ये दौरा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसकी चर्चा आज भी हो रही है और चर्चा के केंद्र में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने कभी सड़क पर उतरकर राहुल का काफिला रोका तो कभी राहुल और प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आज राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच हुई बहस का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का है। बैठक गुरुवार को रायबरेली में हुई थी। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह दोनों इसमें शामिल हुए थे। दोनों अगल बगल में ही बैठे थे। इस मीटिंग में दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि राहुल का विरोध करके दिनेश प्रताप सिंह कहां निशाना लगाने में जुटे हैं। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके टेनिस में नहीं मान लूंगा। इस बैठक में दरअसल रायबरेली के विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन यहां राहुल गांधी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हो गई। अब यहां 2 चीज पहली बार हुई है। शायद ये पहली बार है कि राहुल गांधी को इस तरह से बहस करते हुए देखा गया। दिनेश प्रताप सिंह ने भी पहली बार रायबरेली के दौरे पर सड़क से लेकर मीटिंग तक राहुल का इस तरह से विरोध किया। अभी आपने सियासी बहस का सिर्फ एक पार्ट देखा है। इसके दूसरे पार्ट में आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा, जिसमें कुर्सी और हैंडशेक का जिक्र है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सियासी भिड़ंत है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सवाल है कि दोनों के बीच बहस की नौबत क्यों आई। इस पर राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुद बताया कि हुआ क्या था। मैंने दिशा की परिधि के भीतर डिस्कस करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं दिशा की बैठक के भीतर ही बात करने दूंगा, इसके बाहर बात करने नहीं दूंगा। लेकिन राशन और कोटेदारों पर चर्चा करने का अधिकार राहुल गांधी और दिशा की बैठक को नहीं है, केवल उज्ज्वला योजना की चर्चा करने का अधिकार है। राहुल गांधी तो इससे पहले भी रायबरेली आए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब दिनेश प्रताप सिंह ने हर स्तर पर जाकर राहुल गांधी का विरोध किया। दरअसल इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दिनेश प्रताप सिंह यूं ही राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी का विरोध किया तो वो आलाकमान की नजरों में जरूर आएंगे। इसी बात को विपक्ष भी कह रहा है। माना जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, इसलिए राहुल को घेर कर उन्होंने दूर तक निशाना लगाया है। इसी मीटिंग से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हाथ मिलाते दिखे। पीछे दिनेश प्रताप सिंह भी मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे हैं। इस पर जब हमने दिनेश प्रताप से सवाल पूछा तो मंत्री जी को संस्कृति याद आ गई। अगर राहुल गांधी
हमारे बेटे के पिता की उम्र के हैं तो मेरी संस्कृति कहती है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मेरी संस्कृति में उसे पैर छूना चाहिए था। वाह दिनेश जी, फिर कल आप सम्मान और संस्कृति को क्यों भूल गए थे? तब ये बातें कहाँ चली गई थी जब आप प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा से कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रियंका राक्षस की तरह हंसती है। दरअसल राहुल की वोट चोर और गद्दी छोड़ वाली बात दिनेश प्रताप सिंह को चुभी हुई है। तभी से दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध की ज्वाला भड़का रखी है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। सत्ता में सारा खेल कुर्सी का होता है, इसीलिए कल हुई इस बहस वाली मीटिंग की कुर्सी भी सुर्खियों में है। राहुल की कुर्सी छोटी और दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी बड़ी। मेरी कुर्सी ऊपर थी, मैं कह रहा हूं जब भगवान ने ताकत हमको इतनी उनसे ज्यादा दी है तो मैं बढ़ा तो दिखूंगा। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल का विरोध कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है और ये शक्ति राहुल के खिलाफ ही नहीं दिखाई गई, बल्कि विधायक अदिति सिंह और मनोज पांडे तक भी मैसेज दिया है। अदिति सिंह ने 2019 में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। मौजूदा सरकार में मंत्री बने दिनेश सिंह को दिल्ली की सत्ताधारी ताकत का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं मनोज पांडे भी मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें भी यही सियासी समर्थन हासिल है। एक समय पर दिनेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में थे, जिस पर आज अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली कि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। दिनेश प्रताप सिंह शायद अब और बड़ा दायरा चाहते हैं। हो सकता है कि वो और बड़ा नेता और बड़ा मंत्री बनना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, ऐसे में उनके विरोध का मतलब है सबकी निगाहों में आना। इससे पहले अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोला था। अब वही पैटर्न दिनेश प्रताप सिंह अपना रहे हैं। शायद दिनेश प्रताप सिंह को लग रहा है कि राहुल गांधी का विरोध कर जो कामयाबी स्मृति ईरानी को मिली थी वो उन्हें भी मिल सकती है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। फिजूल की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। दिनेश सिंह जी आप एक्सपोज हो गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह ये समाजवादी पार्टी के नहीं हुआ, समाजवादियों के नहीं हुए, कांग्रेसियों के नहीं हुए और अब मुख्यमंत्री जी के भी नहीं हुए। दिल्ली चिट्ठी भेजी जा रही है। दिनेश सिंह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर लगातार भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद उस गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म नहीं आती उनको? तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इसका, तो उनका मिनिस्टर एक इस तरह के आचरण कर रहा है तो क्या कैबिनेट का मैसेज जा रहा है? योगी जी कैबिनेट में इस तरह के भी मंत्री हैं। भारत की बात में अब वो खबर जिसका हुआ है बड़ा असर, क्योंकि भारत की बात में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की तह तक जाते हैं और जब कोशिश ईमानदार होती है तो असर भी होता है। इस शो में हम लगातार खाद की कमी से मुसीबत झेल रहे किसानों की तकलीफ देश के सामने रख रहे हैं। इसी शो में कई बार आपने यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक के किसानों को हो रही खाद की किल्लत पर मेरे साथ कई सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खाद की कमी पर किसानों को हो रही परेशानी को लेकर कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश का पेट भरने के लिए उसे फसल उगानी है, लेकिन फसल उगाने के लिए किसान को खाद नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसान खाद की किल्लत से परेशानी में। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही घर जा रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक किसान खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। धूप हो या बरसात, दिन हो या फिर रात, किसान खाद वितरण केंद्रों पर खाद की बोरी का इंतजार कर रहा है। खोज बन चुकी खाद के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। किसान ने लाठियां खाई तो हमने भारत की बात में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। देश के कई राज्यों में किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।
सरकारों की तरफ से किसानों की बात तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एबीपी न्यूज किसानों के हक और अधिकार की बात करता है, क्योंकि ये वो अन्नदाता है जो 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरता है। इसीलिए जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि सरकार तक वो तस्वीरें पहुंचाई जाए जहां एक बोरी खाद के लिए किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार मिलता है और मिलती है लाठियां। खाद मिलाने लाइन में बैठे थे, खड़े हो गए, थोड़े खड़े हो गए, लठ मारे। आपके चोट आई है? चोट आई है। लेकिन किसानों के साथ हो रहे अन्याय को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तो नींद टूटी। इन तस्वीरों को देखने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खाद की किल्लत पर किसानों को हो रही परेशानी पर हरकत में आते हुए तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया है कि किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया न अपनाया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। कहीं किसान खाद वितरण केंद्रों में घंटों तक लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो कहीं पुलिस किसानों पर लाठियां भांज रही है, कहीं किसान बेहोश हो रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मिल रहा है तो सिर्फ इंतजार। किसानों के लिए इस वक्त बुआई का समय है, लेकिन किसान खेत की बजाय वितरण केंद्र पर खड़ा है और इसी तरह से बेहोश हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सबसे ज्यादा बुरे हाल मध्य प्रदेश में है। मिल ही नहीं रहा, खाद मिल कहाँ रहा, खाद मिल ही नहीं रहा है। सरकार तो कर रही दावा, पेपर में दे तो रहे मिल रहा है, मगर मिल ही नहीं रहा है। अभी खाद चाहिए, कोई नहीं दे रहा, बताओ कहाँ मिलेगा। लाठी बरसाई जा रही। हाँ, लाठी बरसाई जा रही, खूब मार तो रहे। तो खाद तो मिल ही नहीं रहा, तो लाठी तो पड़ेगी भाई। खाद नहीं मिल रहा, लाठी पड़ेंगी। अब खाद जैसे सरकार कह रही है खाद खूब पर्याप्त है, तो वो गया कहाँ है? खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। ये महोबा की तस्वीर है, जहां खाद वितरण केंद्र पर किसान और कर्मचारियों में पहले बहस हुई, फिर ये मारपीट तक जा पहुंची, क्योंकि किसानों को खाद की बजाय सिर्फ इंतजार मिल रहा था। खाद मिल नहीं रहा है, खत्म हो गया, बता रहे हैं कि खत्म हो गया खाद। लगे हैं खाद के लिए? अरे पूरे दिन हो गए, 6 बजे आ गई थी। ऐसी दिक्कतों का सामना? अरे बहुत ज्यादा, तरह से पसीना, खाना पीना कुछ नहीं। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एमपी के सतना में किसानों ने घेर लिया और पूछा कि कब मिलेगी खाद की बोरी। खाद कब किसानों को मिलेगी, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के एक्शन में आने के बाद किसानों के साथ हो रही इस बर्बरता पर भी फुल स्टॉप लगने की उम्मीद है। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस बेशर्मी से बाज आए, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ, ये एआई पर मोदी जी के मां को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं। कहते हैं कि राजनीति की बिसात पर पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ शह और मात के लिए बाजी चलती हैं, लेकिन बिहार चुनाव के ठीक पहले बिसात भी अपमान की है और चालें भी वैसी ही चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अपमान कथा में रोज एक नया अध्याय जुड़ जाता है। ताजा मामला बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार किए गए वीडियो का है। 36 सेकंड के इस वीडियो में सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है।
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। बीजेपी ने वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमला किया और मर्यादा लांघने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस एआई वाले वीडियो पर अड़ी है। वो बीजेपी से पूछ रही है कि आखिर इसमें गलत क्या है। वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है और आज हम भारत की बात पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान से लेकर गाली और अपमान जैसे विषय इतने हावी क्यों हो जाते हैं कि तमाम जरूरी मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। अपमान कथा का पहला अध्याय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के साथ शुरू हुआ था। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा बिहार के दरभंगा पहुंच चुकी थी। दोनों नेताओं के स्वागत सम्मान के लिए मंच बनाया गया था और इसी मंच पर जुटी कुछ लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया था। जिस वक्त मंच पर पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त राहुल गांधी समेत तमाम नेता वहां से आगे बढ़ गए थे, लेकिन गाली कांड के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन लोगों का भाषा है, राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। राहुल जी और तेजस्वी यादव को मंच से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं। उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। और इस गाली कांड के पूरे एक हफ्ते बाद जब बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो गए। मां ही तो हमारा संसार होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मोदी भावुक हुए तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत उनके पीछे बैठी महिला भी रोती हुई दिखाई दी थी। तय था कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए गाली बड़ा मुद्दा बन गई है और बीजेपी इसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ अपमान कथा का दूसरा अध्याय। पीएम मोदी को दी गई गाली के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था, लेकिन जो कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली के विरोध में सड़कों पर उतरे वो खुद ही गाली देने पर उतर आए। वीडियो देखिए जहां पत्रकार बीजेपी कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ रहा है लेकिन जवाब की जगह गालियां सुनाई दे रही थी। ये देखिए, कवर करिए, ये देखिए, सिर्फ ये बोला, सुनिए, ये देखिए, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। दूसरी तस्वीर में तो हद ही हो गई।
बंद के नाम पर एक गर्भवती महिला को ही अस्पताल जाने से रोका जा रहा था। क्या है, डिलीवरी है जी? डिलीवरी है। मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो हो जाइए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है, डिलीवरी है जी? डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रही है, जाने दीजिए। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। क्या हो गया? और जब ये तस्वीरें सामने आई तो हुआ ये कि बंद के नाम पर आम जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो बर्ताव किया, उसने विपक्षी पार्टियों को उल्टा बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। जरा सोचिए, नेता वो होते हैं जिन्हें जनता अपना नुमाइंदा समझती है, जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं ताकि वो देश के हित में फैसले ले सके। लेकिन राजनीति के नाम पर गाली गलौज मानो एक रिवाज सा बन गई है, जिसे पूरी शिद्दत के साथ देश की तमाम पार्टियां निभा रही। कोई पीछे नहीं है, होड़ मची है कि कौन किस स्तर पर जाकर हमले करता है। ऐसे कुछ उदाहरण हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये सवाल बार बार परेशान करता है कि अगर हम तकनीक से लेकर विकास तक की नई उड़ान भर रहे हैं तो देश की राजनीति का तरीका क्यों नहीं बदलता। चुनाव कोई भी हो, मर्यादा तार तार हर बार की जाती है, और अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काफी वक्त है। तो सोचिए ये होड़ कहां तक जाएगी। फिलहाल बात अपमान कथा के अगले अध्याय की करते हैं, जो सबसे ताजा है, और इस पर सियासी कोहराम भी शुरू हो चुका है। आज की वोट चोरी डन हो गए। अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया, और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। अपमान कथा के तीसरे अध्याय के तौर पर सबसे ताजा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसे बिहार कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया, और राजनीति में एक बार फिर अपमान के मुद्दे पर इस वीडियो ने तापमान को बढ़ा दिया। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं जैसे उनकी नकली माँ है। उनको न माँ का इज्जत का, अपने माँ का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की माँ को कहां से वो सम्मान करेगा। अब इनके जुमले में झांसे में फंसने वाले बिहार की जनता नहीं है। इस बार खाली झोली वापस भेज दिया जाएगा। लालू जी ने कहा है फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये जुमलेबाजी करके विक्ट्री ले रहे हैं। अब इस बार जनता ने पकड़ लिया है। 36 सेकंड के इस वीडियो में सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक बहस के स्तर को गिरा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि वीडियो में आखिर गलत क्या है। इस तरह के वीडियो को जारी करके कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने, पूरे कुनबे ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान इन लोगों ने इंटेंशनली किया था। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेड है कि हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ होता। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माता जी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। लेकिन
लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कोई भी पार्टी अपमान पर मचे इस घमासान का हिस्सा बनने से पीछे नहीं है। और अब बारी है बीजेपी की। अपमान कथा का चौथा अध्याय। मौलवी साहब, अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जिनकी सबसे बड़ी पहचान हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले नेता की है। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय में एक मंच पर मौजूद थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान योजनाओं का लाभ तो लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। हमने कहा मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छहो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। बेहद अफसोस की बात है कि देश के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भरी सभा में इस तरह के बयान देता है। गिरिराज सिंह तो पद की शपथ लेकर मंत्री बने। सुनिए शपथ लेते वक्त उन्होंने क्या कहा था। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपने वादा किया था कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे और भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखेंगे। तो फिर ये शपथ क्यों और कैसे भूल गए आप? क्या ऐसे ही अखंडता को कायम रखेंगे? मजहब तो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो फिर वोट नहीं देने पर आप इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे? गिरिराज जी का जो विचार है ये पूरी तरह से देश के अंदर माहौल खराब करने और बिहार की राजनीति में एजेंडा सेट करने का विचार है। ऐसे भाषा पर तुरंत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें हमें। ये बयान देश में आग लगाने वाला है, ये बयान बिहार में मारामारी कराने वाला है, ये बयान उन्माद फैलाने वाला है। मतलब ऐसा होना चाहिए। बिहार में चुनाव का अनाउंस होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है और उस पीरियड में आप इस प्रकार का बात बोल रहे हैं मुस्लिमों के लिए। क्या मुस्लिम भाई जो हैं हमारे इस देश के भाग नहीं है, नागरिक नहीं है? तो हटा दीजिए ना देश से। आपका तो यही प्लान चल रहा है। गिरिराज ने जो कहा वो गलत है और इसीलिए विपक्ष के साथ साथ गठबंधन के साथी और बीजेपी के नेता ही सही शब्दों के इस्तेमाल की उनको नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़कर नहीं चलना है। देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शायद भूल गए हैं, तो हम उन्हें याद दिला दें कि देश का कोई नागरिक वोट दे या ना दे, अगर वो पद पर हैं तो बिना भेदभाव और बिना धर्म देखे उसके हित में काम करें। और जहां तक वोट का सवाल है तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में ही एनडीए को 12% मुसलमानों ने वोट दिया था। पीएम मोदी खुद सबका साथ और सबका विकास की बात कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वोट का लालच तथ्यों से लेकर तर्क तक को पीछे कर देता है और कुछ बाकी रह जाता है तो सिर्फ राजनीति। इसी बात पर अपमान कथा का अगला अध्याय मुहर लगाने का काम कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये केरल कांग्रेस का एक्स पर किया गया पोस्ट है जो पिछले हफ्ते वायरल हो गया था। बीड़ी पर जीएसटी 28% से 18% करने पर केरल कांग्रेस ने लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता।
जैसे ही बीड़ी के मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हुआ तो कांग्रेस को अंदाजा हो गया कि बात बिहार और बिहारियों के सम्मान से जुड़ी हुई है और सीधी चुप गई है। यही वजह है कि केरल कांग्रेस ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी और फिर एक नई पोस्ट लिखी जिसमें कहा, चुनावी पैतरे के तौर पर जीएसटी में बदलाव को लेकर हमारी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर आपको दुख पहुंचा है तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं आती। पर देश के नेताओं को इससे क्या मतलब? अगर जरा भी मतलब होता तो अगला बयान क्यों आता? सुना आपने, कांग्रेस के बाद ये बीजेपी के एमएलसी सीटी रवि हैं जो कानून, संविधान और सारी मर्यादाओं को अपने एक बयान से ही लांघ गए। अपमान कथा का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय की पटकथा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लिखी गई और किरदार कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे जो प्रियंका गांधी के लिए बेहद विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रियंका गांधी हा 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 हंसती जैसे सूप नका हंसती थी कभी। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर चोरी करे सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। गाली गलौज वाली इस राजनीति के पीछे की वजह को समझने के लिए हम जानकारों के पास पहुंचे। हमने ये समझने की कोशिश की आखिर इस तरह की राजनीति होती क्यों है? जनता इसे पसंद नहीं करती। अगर यदि गाली देना बहुत बड़ा इशू है या पहले भी जो घटनाएं हुई हैं तो उससे क्या आपने देखा है कोई चुनाव का नतीजा बदला है? कभी नहीं बदला। जनता जो है बहुत समझदार है हिंदुस्तान की, वो गालियों के भरोसे नहीं चलती। वो इस इशू पर भी नहीं चलती। मान लीजिए गलत तरीके से आपने गाली दी है या गलत इशू बनाया किसी ने, दूसरी पार्टी ने, तो उसके फेवर में खड़ी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो सब चीज़ों को नाप तोल कर रखती है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और गाली जैसे मुद्दों में नहीं फंसती, लेकिन नेता ये बात नहीं समझते। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे अब दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।